तो देवप्रयाग को याद रखना ऐसे कि जो संत होते हैं वो अलग निरंजन का जाप करते हैं। किसके लिए करते हैं? वो देव के लिए करते हैं, देवी देवताओं के लिए करते हैं ना। संत अलग निरंजन का जाप देवताओं के लिए करते हैं, मतलब संतोपथ हिम्मत से निकली है। अलकनंदा इसका नाम है नदी का, और देवप्रयाग पर आकर ये भागीरथी से संगम करती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी माइंडेड। और आज देखिए वीडियो है आपकी गंगा नदी तंत्र की वीडियो है, लेकिन ये पोर्शन मैंने अपनी वीडियो में कवर करा दिया था। इसमें मैंने सब कुछ समझा दिया था कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है, कहाँ पे जाके गंगा में मिलती है। सारा नदी तंत्र गंगा का ये सब कुछ मैंने समझा दिया था। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे गंगा नदी तंत्र से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम याद करेंगे निमोनिक तरीके से, मतलब मेमोरी ट्रिक से। मेमोरी ट्रिक से याद करने से हमें होता ये है कि चीजें हम किसी चीज से लिंक करके पढ़ते हैं तो लंबे टाइम तक हम उसे याद रख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए सबसे पहले हम गंगा की जब बात कर रहे हैं तो गंगा की लंबाई हमें जाननी बहुत जरूरी है कि आप देखिए गंगा की लंबाई है कितनी। गंगा की जो करंट लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर, लेकिन जो आपको बुक्स में मिलेगी वो मिलेगी 2500 किलोमीटर। तो आप ये करंट वाले याद रखना, लेकिन अगर आपके एग्जाम में ये वाली आए 2500 किलोमीटर तो आप इस पे टिक करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, और ये 2525 किलोमीटर आपको कैसे याद रहेगा? 2525 किलोमीटर आपको ऐसे याद रखना है, जो कि मैं अपने सारे वीडियो में बताती हूँ कि आंकड़ों को कैसे याद रखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग वाले तरीके से। मान लीजिए हमने वर्ड याद रख लिया नाले नाले। अब नाले नाले कैसे याद आएगा कि जब गंगा के किनारे जो खेती की जाती है तो उनमें पानी नालों के द्वारा पहुंचाया जाता है। गंगा का पानी फसलों तक कैसे जाता है? नालों के द्वारा। तो ये नाले नाले जो है इसे करना है हमें डिकोड। एन का कोड 2, ए का कोड नहीं होता, एल का कोड 5, ई का कोड नहीं होता, फिर से एन का कोड 2, ए का कोड नहीं होता, एल का कोड 5, ई का कोड नहीं होता। तो ये आ जाता है 2525 या 2525। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारी गंगा नदी की लंबाई जो कि करंट है। ठीक है, और अगर एग्जाम में ये पूछी जाए तो आप इस पे टिक करके आना। तो अगला देखिए कि कितने राज्यों से ये गंगा नदी गुजरती है। जो ये कितने राज्यों से गुजरती है? ये गुजरती है 5 राज्यों से। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। और इन 5 राज्यों को आप कैसे याद रखोगे? एक ट्रिक याद रख लेना आप इसके लिए। ट्रिक है पागल बहू उधर उतर जा। ठीक है दोस्तों, ऐसी स्टोरी रिलेट करना कि कोई बहू है और उसे उतरने के लिए बोल रहे हैं कि उधर उतर जा, कि पागल बहू उधर उतर जा। तो पागल से याद रखेंगे पश्चिम बंगाल, बहू से याद रखेंगे बिहार, और उधर से याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, उतर से याद रखेंगे उत्तराखंड, और जा के जो साउंड है झा से रिलेट करता है, जा झा सेम साउंड है, तो जा से याद रखेंगे झारखंड। तो ये 5 राज्य वे हैं जिनसे गंगा नदी होकर गुजरती है। अब नेक्स्ट देखिए गंगा की जो सहायक नदियां हैं। गंगा की सहायक नदियां बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, तो आपको ये कैसे याद रखना है? आपको एक ट्रिक याद रख लेनी है। अरे माँ को शायद गंदा घेंगा रोग भी है। ठीक है दोस्तों, और इससे आपको सारी जो इम्पोर्टेंट प्रमुख नदियां हैं इसकी सहायक नदियां वो आपको याद हो जाएंगी। अरे से याद रखना अलकनंदा, महा से याद रखना महानंदा, को से याद रखना कोसी, सा से याद रखना शारदा, या से यमुना, दा से दामोदर, गंदा से गंडक, घेंगा से घाघरा, रो से याद रखना आप रामगंगा, और ग से याद रखना गोमती, और भी से याद रखना भिलांगना। तो ये जो प्रमुख नदियां हैं वो गंगा की ये सभी हैं, और हाँ इसमें साइलेंट है। नेक्स्ट देखिए जो एक बांध बना हुआ है गंगा नदी पर, जो इसकी ऊंचाई सर्वाधिक है भारत में, तो वो बांध भी गंगा नदी पर बना हुआ है, नाम है टिहरी बांध। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है इसका? टिहरी बांध इस बांध का नाम है, और इसकी ऊंचाई है 261 किलोमीटर। और 261 किलोमीटर को आप कैसे याद रखोगे? वही तरीका कोडिंग डिकोडिंग वाला। इसको ऐसे याद रखना कि जब ये बांध बना तो पैसे नगद दिए गए थे, बांध बनाने वालों को पैसे नगद दिए गए थे, क्योंकि उस वक्त जो है ये ज्यादा चलन में नहीं था पेटीएम और गूगल पे वगैरह, तो पैसे नगद दिए गए थे। नगद को जब डिकोड करोगे
का कोड नहीं होता, जी का कोड 6, ए का कोड नहीं होता, डी का कोड 1। तो ये हो जाता है 261। तो 261 इसकी ये ऊंचाई है। आगे देखिए, अलकनंदा पर जो 5 प्रयाग है, अलकनंदा नदी है गंगा नदी की सहायक नदी, और अलकनंदा नदी पर बने हुए हैं 5 प्रयाग, और ये 5 प्रयाग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए आप इसे कैसे याद रखेंगे, आप पहले 5 प्रयाग देख लीजिए कहाँ बने हुए हैं। ये आ रही है गंगा नदी, इस पर ये आ रही है अलकनंदा नदी, और इस अलकनंदा नदी से मिली हुई है 5 नदियां। तो इन 5 नदियों पे 5 प्रयाग बने हुए हैं। यहाँ पे समझिए, उत्तराखंड में ये जा रही है गंगा, ठीक है दोस्तों, और यहां से मिल रही है ये अलकनंदा, और अलकनंदा पे जो 5 नदियां आके मिलती हैं, सबसे पहले धौली गंगा। तो जब सबसे पहले धौली गंगा मिलती है तो यहाँ बनता है विष्णु प्रयाग, ठीक है दोस्तों। फिर मिलती है नंदाकिनी, जब नंदाकिनी नदी मिलती है तो बनता है नंद प्रयाग, यहाँ पर बन जाता है नंद प्रयाग। उसके बाद मिलती आती है पिंडार नदी, जब पिंडार नदी मिलती है तो यहाँ पे बन जाता है कर्ण प्रयाग। तो इसके बाद मिलती है मंदाकिनी नदी, जब मंदाकिनी नदी मिलती है तो बनता है रुद्र प्रयाग। और इन दोनों को जो गंगा का भागीरथी बोली जाती है उत्तराखंड में, इस भागीरथी का और अलकनंदा का ये संगम है, इस संगम को बोला जाता है देवप्रयाग। अब आप इसे ट्रिक से समझिए कि कैसे याद रखोगे। आप इसे ऐसे समझिए, ट्रिक याद रख लेना, रुक दानव। क्या याद रखोगे? रुक दानव। रुक दानव से आपको 5 प्रयाग याद हो जाएंगे। रुक से हो जाता है, रू से हो जाता है रुद्र प्रयाग, का से हो जाता है कर्ण प्रयाग, द से हो जाता है देव प्रयाग, ना से हो जाता है नंद प्रयाग, और व से हो जाता है विष्णु प्रयाग। अब देखिए कि इन प्रयाग पर कौन सी नदी कैसे आगे मिली है, और जो भी नदी इसमें मिली है वो निकली कहां से है। ट्रिक से समझिए इसको भी, और साथ ही साथ इसके क्रम भी आपको याद हो जाएंगे। तो इधर उल्टी तरफ से चलेंगे, जब हमने ये रुक दानव ट्रिक लिखी है इसके उल्टी तरफ से चलेंगे, क्योंकि क्रम ऐसे ही आना है, ऐसे विष्णु से लेकर इधर देवप्रयाग तक। तो पहले विष्णु प्रयाग को देखिए जो यहाँ पर है। ये प्रयाग आप ऐसे याद रखना कि धुल, गंगा में धुल जाता है, क्या धुल जाता है? मन। गंगा में क्या धुल जाता है? मन। और कैसा मन? वेसेला मन। कैसा मन? वेसेला मन। गंगा में धुल जाता है मन, मतलब वेसेला मन। तो गंगा में धुल जाता है मतलब धौली गंगा, धौली गंगा नदी है। मन धुल जाता है मतलब माना हिम्मत से ये निकली है, और वेसेला मन धुलता है मतलब विष्णु प्रयाग पर ये आकर मिलती है। यहाँ समझिए, माना हिम्मत से ये निकली है, धौली गंगा इसका नाम है, और विष्णु प्रयाग में ये मिलती है, मतलब माना हिम्मत मन धुल जाएगा, धुल जाएगा मतलब धौली गंगा, और वेसेला मन धुलेगा मतलब विष्णु प्रयाग, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए नंद प्रयाग। नाम सेम है इसलिए याद रह जाएगा कि नंद प्रयाग पे कौन सी नदी मिलती है? नंदाकिनी नदी। और नंदाकिनी नदी कहाँ से शुरू होती है? त्रिशूल हिमनद से। त्रिशूल हिमनद से शुरू होती है। कैसे याद रखोगे? इसका वर्ड पकड़ना नंदी, नंदी, और इसका वर्ड है त्रिशूल। तो जो ये भगवान शिव है इनके पास क्या होता है? नंदी होते हैं, और इन्हीं के पास क्या होता है? त्रिशूल होता है, ठीक है दोस्तों। तो नंदी और त्रिशूल दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, तो ये आप याद रखना कि त्रिशूल हिमनद से निकल के आती है। अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि हिमनद होता क्या है, तो हिमनद होता है बर्फ का पहाड़, बर्फ के पहाड़ को हिमनद कहते हैं। जो आज उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमनद गिरा है वो देखिए कहाँ पे गिरा है, उत्तराखंड का रीजन है ये, यहाँ देखिए उत्तराखंड का रीजन है, मान लीजिए ये यहाँ से आ रही है गंगा, गंगा की सहायक नदी है अलकनंदा, और अलकनंदा की सहायक नदी है धौली गंगा। तो धौली गंगा नदी में इस हिमनद का सैलाब आया है, जो आज ही घटना हुई है, आज है 7 फरवरी। तो 7 फरवरी को ये चमोली जिले में उत्तराखंड के हिमनद जो है फट गया है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ तक पढ़ लिया था हमने, विष्णु प्रयाग पढ़ लिया, नंद प्रयाग पढ़ लिया, देव प्रयाग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इसका क्रम हम सही तभी बैठा पाएंगे। तो पहले देखिए कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग को मैंने छोड़ा है अभी क्योंकि लास्ट में पढ़ेंगे, पहले पढ़िए कर्ण प्रयाग। ये पिंडारी नदी जब अलकनंदा नदी में आकर मिलती है तब कहलाता है
कर्णप्रयाग। और पिंडारी नदी कहां से निकली है? पिंडार हिमनद से। याद रह जाएगा, पिंडारी नदी पिंडार हिमनद सेम है। तो पिंडारी नदी पिंडार हिमनद से निकली है और जहां पर अलकनंदा से संगम करती है उसका नाम है कर्णप्रयाग। आप इसे याद कैसे रखोगे? आप इसे याद रखना कि जो पिंड बने होते हैं वो कणों से मिलकर बनते हैं। पिंड कणों से मिलकर बनते हैं। तो इससे याद रखना कि पिंडार नदी कर्णप्रयाग पर आकर संगम करती है अलकनंदा नदी से। इसके बाद देखिए रुद्रप्रयाग। इसके बाद देखिए रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग पर आकर मिलती है अलकनंदा नदी से। और ये कहां से निकलती है? चारोवार से। चारोवार से ये निकली है, चारोवार हिमनद से निकली है। मंदाकिनी नदी की बात हो रही है और कहा जहां पर आकर मिलती है ये अलकनंदा से उसे कहते हैं रुद्रप्रयाग। अब देखो याद कैसे रखोगे इसे कि रुद्र मंदे हो रहे हैं चारों तरफ। क्या हो रहे हैं? रुद्र मतलब रुद्राक्ष, मंदे हो रहे हैं चारों तरफ। ठीक है दोस्तों, रुद्राक्ष याद रहेगा रुद्रप्रयाग, मंदे हो रहे हैं मतलब मंदाकिनी नदी, और चारों तरफ मतलब कि चारों वार से ये निकली है। अब जो हमने छोड़ा था सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम देवप्रयाग, क्योंकि इसका क्रम इसी तरीके से है। जैसे 5 नदियां हैं, वो 1 2 3 4 और ये 5वां जो भागीरथी का ये है देवप्रयाग। लास्ट में पढ़े हम देवप्रयाग। तो देवप्रयाग को याद रखना ऐसे कि जो संत होते हैं वो अलग निरंजन का जाप करते हैं। किसके लिए करते हैं? वो देव के लिए करते हैं, देवी देवताओं के लिए करते हैं ना। संत अलग निरंजन का जाप देवताओं के लिए करते हैं। मतलब संतोपथ हिमनद से निकली है, अलकनंदा इसका नाम है नदी का, और देवप्रयाग पर आकर ये भागीरथी से संगम करती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। और यमुना कहां से निकलती है? यमुना भी उत्तराखंड में से ही निकलती है और जहां से ये निकलती है उसका नाम है यमुनोत्री। और यमुनोत्री में भी बंदर पूंछ नामक स्थान है, वहां से ये निकलती है। बंदर की पूंछ से, इसे आप याद रख लेना, यमुनोत्री से याद रह जाएगा यमुना नदी की बात हो रही है, और बंदर की पूंछ से आप इसे रिलेट करके पढ़ लेना। आगे देखिए यमुना की सहायक नदियां। यमुना की सहायक नदियां भी पढ़नी जरूरी है जब हम बात कर रहे हैं गंगा नदी की। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, और यमुना नदी की भी सहायक नदियां पढ़नी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इसी तंत्र में आता है, गंगा नदी तंत्र में ही ये सब कुछ आता है। तो यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं उन्हें याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रख लेना, कैट बहुत सीधी चमकती है। कैसी? कैट बिल्ली, मतलब कैट बहुत सीधी चमकती है। तो कैट से याद रखना कैसे है याद रखना केन नदी, ट से याद रखना टोंस नदी, बहुत की बात हो रही है तो बहुत से याद रखना बेतवा नदी, सीधी से याद रखना सिंध नदी, चमकती का जो चम है इससे याद रखना चंबल नदी, और ह से याद रखना हिंडन नदी। तो ये 3 और 3 6, ये 6 नदियां जो है यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, कैट बहुत सीधी चमकती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए गंगा का वाटर टावर। गंगा का वाटर टावर किसे कहते हैं? नेपाल को। नेपाल को गंगा का वाटर टावर कहते हैं क्योंकि गंगा इधर से ही निकलती है, इधर जहां पर हमारा नेपाल सबसे पास पड़ता है। ऐसे आप इसे याद रख लेना, सबसे पास यूपी के पास, बिहार के पास, यहाँ नेपाल का एरिया पड़ता है, तो यहाँ से ही गंगा निकलती है, सबसे बड़ी जो नदी है। तो इससे आप इसे याद रख लेना कि नेपाल की बात हो रही है। अब देखिए गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? जैसे कि ये हमारी गंगा नदी गई है, और जो नदियां इधर नेपाल की तरफ से आकर मिलती है ये बाईं तरफ की नदियां हैं। ठीक है, और ये दाएं तरफ की नदियां हैं। तो इधर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इधर की जो 6 नदियां तो हमने यमुना के साथ ही पढ़ ली, एक यमुना हो ही गई। और इधर की देख लेते हैं कि इधर की नदियां कौन कौन सी हैं। इधर की नदियों को याद रखने के लिए ट्रिक याद रखना, अरे गंदे घेंगा के रोगी महान भी हैं। कैसे? घेंगा का ही हमने यहाँ पे नाम लिया था और घेंगा का ही हम यहाँ पे नाम ले रहे हैं क्योंकि एक दूसरे से ही रिलेवेंट है, वही नाम इसमें आने हैं और वही नाम इसमें आने हैं, तो इसलिए वहां पे भी इसे ही यूज किया है वर्ड को, यहाँ पर भी। तो क्या है? अरे गंदे घेंगा के रोगी महान भी हैं। ठीक है दोस्तों, अरे से अलकनंदा, गंदे से गंडक,
घेंगा से घाघरा, के से कोसी, रामगंगा, गी से गोमती, महा से महानंदा और भी से भिलांगना है, इसमें साइलेंट है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली नदियां, जो इधर से बात हो रही है, तो इधर से मिलने वाली नदियों में कौन कौन सी है? सोन है और यमुना है। सोन ये हो गई एक नदी और एक ये हो गई यमुना, और सोन में ही आगे मिलती है रिहंद, तब सोन आगे बढ़ती है, और यमुना में ये जो कितनी सारी नदियां मिलती हैं आगे, तब ये आगे बढ़ती है, इसलिए इन्हें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कोसी नदी। कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। तो बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? ये नुकसान ज्यादा करती होगी बिहार में, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ऐसे रख के इसे याद रखेंगे। बंगाल का शोक, बंगाल का शोक यहाँ पे, यहाँ की बात हो रही है दामोदर नदी की बात, तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। ये यहाँ पे बंगाल में ज्यादा नुकसान करती है, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। जब नुकसान होगा तभी तो लोग शोक मनाएंगे, इस तरीके से इसे रिलेट करके याद रखना। नेक्स्ट देखिए, विश्व की विश्वघाती नदी कौन सी है? हुगली नदी। और याद कैसे रखोगे आप इसे? कि विश्वासघात करने वाले को गाली मिलती है। इसमें वर्ड आ रहा है ना गली, यानी गाली, तो विश्वासघात करने वाले को क्या मिलती है? गाली। गाली से याद रखना हुगली। हुगली नदी को कहते हैं विश्व की विश्वघाती नदी। अगला देखिए, जब हम गंगा नदी तंत्र की बात कर रहे हैं तो गंगा के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वे सभी पढ़ने हैं। तो यहाँ पे देखिए, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ 2008 में। और याद कैसे रखोगे आप इसे? आप इसे याद ऐसे रखना कि जब तक इसे राष्ट्रीय नदी नहीं कहा गया था तो यहाँ पर हिंसा बहुत होती थी, हिंसा बहुत होती थी, लड़ाई झगड़े, नदी के किनारे ना घाट वगैरह पर झगड़े वगैरह, हिंसा वगैरह चलती रहती थी। तो क्या हुआ फिर? इसे राष्ट्रीय नदी कहा गया। तो किस लिए कहा गया? हिंसा को साफ करने के लिए। राष्ट्रीय नदी जो कहा गया, इसे किस लिए कहा गया? हिंसा को साफ करने के लिए। हिंसा को साफ करो, जब रिकॉर्ड करोगे, एच का कोड नहीं होता, आई का कोड नहीं होता, एन का कोड 2, एस का कोड हो गया 0, ए का कोड नहीं होता, फिर से एस का कोड 0, ए का कोड नहीं होता, ए का कोड नहीं होता, एफ का कोड हो गया 8, तो ये हो जाता है 2008। तो 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय गंगा बाढ़ आयोग। राष्ट्रीय गंगा बाढ़ आयोग की स्थापना कब हुई? ये हुई है 2009 में। और याद कैसे रखोगे आप इसे? वर्ड याद रख लेना, नास सभी। नास सभी ऐसे आपको याद नहीं आएगा, नास सभी ऐसे याद आएगा कि अगर गंगा के लिए बोर्ड आयोग की स्थापना ना करते तो क्या होता? नाश सभी कुछ हो जाता। क्या हो जाता? नाश सभी कुछ हो जाता, सभी कुछ नाश हो जाता, या नाश सभी कुछ हो जाता। तो जब इसे डिकोड करोगे, एन का कोड 2, ए का कोड नहीं होता, फिर से ए का कोड नहीं होता, एस का कोड 0, एस का कोड फिर से 0, ए का कोड नहीं होता, बी का कोड 9, एच का कोड नहीं होता, आई का कोड भी नहीं होता। तो ये इसको डिकोड करने के बाद आता है 2009। 2009 में हुई है राष्ट्रीय गंगा बाढ़ आयोग की स्थापना। नेक्स्ट देखिए, नमामि गंगे परियोजना। नमामि गंगे परियोजना 2014 में स्टार्ट हुई है। और याद कैसे रखोगे आप इसे? कि 2014 से पहले सब लोग अपने अपने नशे में मगन थे। ठीक है, किसी को फिक्र नहीं थी कि गंगा गंदी हो रही है या क्या हो रही है, क्या नहीं हो रहा है। तो फिर 2014 में इस पे ध्यान दिया गया। तो इसको आप याद ऐसे रखना कि नशा जो है लोगों का देर से उतरा, नशा लोगों का देर से उतरा, देर से होश आया लोगों को कि गंगा की सफाई होनी चाहिए, नशा देर से उतरा। तो नशे को जब डिकोड करोगे तो आ जाएगा एन का कोड 2, ए का कोड नहीं होता, एस का कोड 0, ई का कोड नहीं होता। और फिर देर को जब डिकोड करोगे, देर से उतरा होने की बात हो रही है, तो डी का कोड 1, ई का कोड नहीं होता, आर का कोड 4, ये आ जाता है 2014। तो 2014 में हुई है नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत। अब इस पे देख लीजिए कि कौन कौन सी इंपोर्टेंट परियोजनाएं हैं, संबंधित जितनी भी परियोजनाएं हैं इंपोर्टेंट, वो मैंने सब यहाँ पे लिखी है। और आप इसे याद कैसे रखोगे? तो इन्हें पहली है रिहंद परियोजना। तो रिहंद परियोजना जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि रिहंद नदी पर है। रिहंद परियोजना, रिहंद नदी, याद रह जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, चंबल नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। चंबल नदी पहले समझिए कहाँ पे है। ये रही चंबल नदी, ये रही चंबल नदी, यहाँ से एमपी की तरफ से राजस्थान में होकर यमुना नदी में मिलती है। तो इस चंबल नदी पे किस तरीके से बनी हुई है परियोजना
परियोजनाएं, इस पे 3 परियोजनाएं बनी हुई हैं। ये है गंगा, ये है यमुना, और यमुना में यहां से आके मिलती है चंबल। तो इस चंबल नदी पे 3 परियोजनाएं बनी हुई हैं। एक बनी हुई है मध्य प्रदेश में, दो बनी हुई है राजस्थान में। तो ये इन्हें याद कैसे रखोगे? इन्हें याद रखना, मध्य प्रदेश में बनी हुई है गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पर है जवाहरलाल नेहरू परियोजना और राणा प्रताप परियोजना। तो इसे इधर से याद रखना, यहाँ पे राणा योजना, यहाँ पे राणा प्रताप परियोजना, यहाँ पे जवाहर सागर परियोजना, और यहाँ पे गांधी सागर परियोजना। ये 3 परियोजनाएं हो गई। तो आप इसको याद ऐसे रखना कि जब भी रोना होता था, किसे रोना होता था? नेहरू जी को। किसे रोना होता था? नेहरू जी को। जब भी रोना होता था, किसे रोना होता था? जवाहर को, मतलब नेहरू को। तो कहाँ जाते थे? गांधी के पास जाते थे, ठीक है ना। देश की हालत देखकर उन्हें रोना आता था। तो जब उन्हें रोना होता था, मतलब राणा प्रताप परियोजना। किसे रोना होता था? नेहरू को। मतलब कि जवाहर सागर परियोजना। तो वो कहाँ जाते थे? गांधी के पास जाते थे, मतलब गांधी सागर परियोजना। नेक्स्ट देखिए कोसी। कोसी नदी पर कौन सी परियोजना है? कोसी नदी पर कोसी परियोजना ही है, ये याद रह जाएगा। कोसी नदी कोसी परियोजना। गंडक पर गंडक परियोजना, ये भी सेम है, याद रह जाएगा। और ये यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। जो गंडक नदी पर गंडक परियोजना है वो यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। अब देखिए बेतवा नदी पर कौन सी परियोजना है? बेतवा नदी पर है माता टीला बांध। याद कैसे रखोगे कि माता कितना भी मार ले, माता जो है सबकी मारती तो है, लेकिन इतना नहीं मारती कि बेत बजानी शुरू कर दे, ठीक है ना। तो बेत से याद रखेंगे बेतवा नदी, और माता से याद रखेंगे माता टीला। माता मतलब कितना भी मार ले, लेकिन बेत नहीं बजाती। लास्ट है गंगा नदी पर जो है टिहरी बांध, जो सबसे ऊंचा बांध है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था। तो वो है गंगा नदी पर। और कैसे याद रहेगा? गंगा जो कहाँ से निकली है? हरि के सर से निकली है। कहाँ से निकली है? हरि के सिर से निकली हुई दिखाता है ना, भगवान शिव के सिर से निकलती हुई दिखाते हैं। तो गंगा कहाँ से निकली है? हरि के पास से, हरि के सिर में से। तो ये इससे याद रहेगा टिहरी बांध गंगा नदी पर है। तो ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी गंगा नदी तंत्र से रिलेवेंट थे, और ये सभी आपको अच्छे तरीके से याद भी हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से रिलेट करके पढ़ोगे, ठीक है दोस्तों। तो बस यही थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की, और सेम मेथड से निमोनिक से ही सिखाऊंगी कि कौन सी नदी कहाँ से कैसे मिलती है, और निमोनिक से ही सारे फैक्ट उसके याद कराऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी सारी ऐसी वीडियोस आपको टाइम से मिल जाए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।